गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 का शब्द विचार पढ़ा था, उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं? जब वर्णों के समूह को, यानी सारे वर्ण हैं उनको हम इकट्ठा कर ले, उसका एक समूह बना ले और अगर वो हमें निश्चित अर्थ दे तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के हमने देखे थे मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति और रचना इन दोनों के आधार पर हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्द का जन्म कैसे हुआ, यानी कितने प्रकार के होते थे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से थे? जो संस्कृत भाषा के हैं और सीधे हिंदी में प्रयोग में लाए गए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के ही है लेकिन उन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। फिर है देश शब्द, जो हमारी देसी भाषाओं के बोलचाल के हैं और उनमें ज्यादातर कौन से हैं? ग्रामीण इलाके के शब्द और देश शब्द कहलाते हैं। फिर है विदेशी शब्द, जो दूसरे देशों के शब्द है और हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग में लाए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी भाषा के शब्द। उसी तरीके से हमने देखा था कि रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो हम अगर उसके टुकड़े करें और दोनों का ही अलग अलग कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे घर, ग और र दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, वे क्या है? रूढ़ शब्द। उसी तरीके से यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो से मिलकर बनते हैं और जब दोनों ही शब्दों को अलग अलग करे तो दोनों ही अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय 2 शब्दों से मिलकर बनाए। विद्या का अर्थ है अध्ययन और आलय का अर्थ है घर। जहां पर ज्ञान का घर है वो क्या है? विद्यालय। तो दोनों अपना अपना अर्थ दे रहे हैं, वे यौगिक है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन कोई तीसरा अर्थ देते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन? गणेश जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी और चौथा है विपरीतार्थी। नाम से ही पता चल रहा है एकार्थी। एकार्थी का अर्थ होता है वे शब्द जो एक अर्थ दे। कितने? एक अर्थ दे, वे एकार्थी है। जैसे कि माता, पत्नी, पुरस्कार। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक अर्थ दे। जो एक शब्द है वो कितने? अनेक अर्थ दे, एक से अधिक अर्थ दे, वे अनेकार्थी हैं। जैसे कि लाल, लाल एक शब्द है, इसका अर्थ होता है रंग। पुत्र, रंग के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, पुत्र के लिए भी लेते हैं और कीमती पत्थर के लिए भी इसे प्रयोग में लाते हैं। फिर है समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। आप हमेशा पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो, पर्यायवाची शब्द को ही क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ही समानार्थी, और आपकी बुक में बहुत सारे पर्यायवाची और समानार्थी दे रखे हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे कि वायु है, वायु को क्या क्या कहते हैं हम? हवा, पवन, समीर। फिर है जल, जल को क्या कहते हैं? पानी, नीर, तोय, अंबु। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक ही अर्थ के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी। अगला है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी का मतलब होता है वे शब्द जो अपने ही अर्थ का उल्टा अर्थ दें, तो वे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। जैसे ऊंचा, ऊंचा का उल्टा क्या होता है? नीचा। कम, कम का क्या होता है? ज्यादा। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये सारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। अब अगला शब्द का भेद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं या अविकारी किसे कहते हैं, तो आप अगर उसमें कंफ्यूजन हो, कुछ याद नहीं हो, तो आप याद रख लेना विकारी। अपने ऐसे ही याद करने के लिए बता रही है। विकारी यानी भिखारी। भिखारी क्या करता है कि अपने पैसों के लिए, मांगने के लिए क्या करता है? अलग अलग रूप धारण करता है और बदलता रहता है। तो वैसे ही विकारी शब्द की परिभाषा है, यानी वे शब्द जो अपना लिंग, काल, वचन, काल आदि से अपना रूप चेंज कर ले, अपना रूप परिवर्तित कर दे, वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द।
और अविकारी क्या है? जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। यानी अगर वो एक वचन का है तो एक वचन में ही प्रयोग में लेते हैं, बहुवचन का है तो बहुवचन में ही लेते हैं। वो अपना रूप कभी भी चेंज नहीं करते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार शब्द जो है वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं वो लिंग वचन से चेंज होते रहते हैं। जैसे लड़का, लड़का एक संज्ञा है, लेकिन जब यहाँ पर लिंग चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा? लड़की। उसने अपना रूप चेंज कर लिया। अब अविकारी जो शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये किसी भी लिंग, वचन, काल से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। और इनकी जो क्लासें हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब के अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मुख्य रूप से चार भागों में बांटा है: उत्पत्ति, रचना, अर्थ, प्रयोग। फिर अर्थ के चार व्यय है: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। इन सब की जो एक्सरसाइज आपकी बुक के अंदर दे रखी है, आपको उसे अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि आगे आप जहां पर भी आगे जैसे जैसे पढ़ाई करोगे ये सारे आपके वहां आगे काम आते रहेंगे। इसीलिए आपको ये अच्छी तरीके से लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास हम कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट मैंने आपको 2.3 में थर्ड तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी, 5 एंड 10 की डिविजिबिलिटी एंड 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। इसमें आपको क्या करना है कि 11 की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आपको अब इसमें जैसे मैं आपको बी वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, बी, फोर्थ का बी करवा रही हूँ। इसे देखना 5, 1, 5, 3, 5, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इसमें इवन और ऑड प्लेस का आपको डिफरेंस बताना, मतलब इनका सम करके फिर बताना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब ऑड प्लेस डिजिट कौन कौन सी होगी बताया था मैंने। देखो, ये तो 1, ये ऑड प्लेस कौन कौन सी, एक तो ये वाली है, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, अब ऑड प्लेस पे जो डिजिट है वो लेना है हमें, 1, 3, 5 नहीं लेना है, हमें ये लेना है। जैसे ऑड प्लेस पर 1, ये क्या है, फर्स्ट 0, नेक्स्ट कौन सी है 3, नेक्स्ट कौन सी है 5, सॉरी 1। क्लियर। अब आपके वैसे इवन पर आपको लेना है, अब इवन प्लस डिजिट। अब इसमें देखना क्या है, इसमें जो अब रह गई वो एक तो 1, अब ये 2, 4। क्लियर। तो 2 प्लेस पर क्या हमारे 5, और इस 4 प्लेस पर भी क्या है 5। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस। अब डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको सम करेंगे, 3 और 1 4, और यहाँ पर कितने हो गए 10। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस करना है, तो दोनों का डिफरेंस 10 में से -4 करना है। 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो लिख देना इज नॉट डिवाइड बाय 11। सो ये जो नंबर है 15,350 इज नॉट डिविजल बाय 11। क्लियर। अब जैसे आपके और दूसरे क्वेश्चन में जैसे इनका सम ये आ गया। ठीक है,
अब जैसे ये है, ये तो मेरी 6 है जो 11 की टेबल से डिवाइड नहीं हो, जो 11 की टेबल से डिवाइड होता है तो वो श्योर है कि वो नंबर भी 11 की टेबल से डिवाइड होगा पूरा कंप्लीट। तो इसमें सेम आपको ये प्रोसेस यूज़ करनी है, ठीक है। और इसमें आप ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर बाई चांस माइनस करने पर कभी जीरो भी आ जाता है, जैसे कोई डिफरेंस कर रहे हैं हम तो उसमें माइनस करने पर हमारे जीरो आ रहा है, तो जीरो भी क्या 11 की टेबल से डिवाइड होगा, या तो जीरो आएगा या फिर 11 की टेबल से जो भी डिजिट डिवाइड होती है वो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट देखना, तो इसमें आपको मैंने आपको बी वाला करवाया, आप ए और सी ट्राई करना। क्लियर। यस। बाकी आपको 5, 6, 7 के क्वेश्चन आपको नहीं करने, क्योंकि ट्रू फॉल्स है और ये मिसिंग वाले आपको नहीं करने। जब भी आप क्लास में आओगे तब मैं करवा दूंगी, ठीक है, आपको जब भी होगा तब। यस। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स है कि जैसे इसमें भी आपकी 2 मेथड है, एक तो ट्री मेथड है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको इसमें मोस्ट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। ट्री मेथड तो ऐसे ही आपको सीखना है, बाकी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके यही यूज़ होगा। अब इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको फैक्टर तो बताए थे। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर बताया था ना कि जैसे कोई भी नंबर होता है वो कौन कौन सी टेबल से डिवाइड होता है, विच टेबल डिवाइडेड बाय, तो कौन कौन सी टेबल से, तो वो सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल 8 ले लिया मैंने, ठीक है, 8 है, तो 8 अब कौन कौन सी टेबल से आ रहा है, जैसे 1, 2, 4 एंड 8। क्लियर। तो ये सब उनके क्या हो गए, फैक्टर। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से, इसमें कंपोजिट फैक्टर भी आ रहे हैं। प्राइम तो आ रहे हैं पर कंपोजिट भी आ रहे हैं, जैसे ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, और ये तो आपको कॉमन, ये तो 1 लेना है, ये ओनली फॉर ओड नंबर है। क्लियर। इसको आप ना कंपोजिट बोल सकते हो ना इसको प्राइम बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2, अब ये इसमें कंपोजिट नंबर भी यूज़ हो रहा है। अब हमें ऐसे फैक्टराइजेशन यूज़ करने जिसमें ओनली फॉर आपके प्राइम नंबर ही यूज़ हो। क्या नंबर यूज़ हो, प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, जैसे कोई भी हमने नंबर ले लिया 75, ठीक है। अब मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगी, इस टाइप से, ये डिवीज़न मेथड है। कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न, इसमें आपके 2 टाइप के मेथड है, तो ट्री मेथड भी है और लॉन्ग डिवीज़न। मैं आपको दोनों टाइप के मेथड बता देती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखना 75, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग करना है प्राइम नंबर 2, 1 नहीं लेना है, 2। अब 2 के टेबल में देखो 75 आ रहा है, हमारे लास्ट की यूनिट डिजिट देखो 5। बताया था ना कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 हुआ, तो 2 की टेबल से वो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, बट 5 है यहाँ पर, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। अब 3 के टेबल से देखो ये डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 और 5 कितना होता है, 12, और 12 3 के टेबल से डिवाइड होता है। मैं डिविजिबिलिटी से कर रही हूँ, या तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब 75 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से 75 को डिवाइड करके देखेंगे तो 25 टाइम आया, ठीक है। अब 25 देखो, फिर से लो आप 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में देखो नो। नेक्स्ट नंबर हमारे क्या है, 4 तो हमें इग्नोर करना है, बिकॉज कंपोजिट है, वो प्राइम नंबर ही यूज़ करना है। अब 25 है, तो वी टेक 5, अब 5 के टेबल में 25, 5 टाइम अगेन 5। हमें इसमें प्राइम नंबर आप रिपीट भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार हमने ले लिया तो हम सेकेंड टाइम नहीं ले सकते, आप इसमें मैनी टाइम ले सकते हो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब 5 क्या हो जाएगा लास्ट में, 5 के टेबल में 5 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। अब इस डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो लास्ट में आपके 1 आना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर आप कैलकुलेशन बराबर करना ताकि आपके 1 लास्ट में आ जाए। तो इस टाइप से आपको ये, अब देखना ये चीज़ क्या हो गई इनकी, ये सब क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 75 इक्वल्स टू 3 × 5 × 5। अब इनका कैलकुलेशन करने पर आपके आंसर 75 ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इसका मीन्स आपने यहाँ पर कोई फैक्टर में मिस्टेक की है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें देखना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, 3 × 5 कितना होता है, 15, और जो 15 आया उसको नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया, 75 हो गया। 15 5 से कितना होता है, 75। आपको मल्टीप्लाई इस टाइप से करना है। क्लियर। ये चीज़ आपको ऐसे शो नहीं करनी है, कोई एरो नहीं करना है,
सिर्फ मैंने आपको बताया है, आपको डायरेक्ट इसे शो करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस ये इस टाइप से। अब ये 75 आ रहा है, इसका मीन्स ये इसके फैक्टराइजेशन। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगी 75 का फैक्टराइजेशन कोई भी, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसी का मैं आपको ट्री मेथड भी बता देती हूँ। जैसे नेक्स्ट है आपके ट्री मेथड। ट्री मीन्स तो समझते हो ना आप, ट्री मीन्स तो उसी मतलब शेप वही होगी। अब जैसे मैंने 75 ले लिया, ठीक है। अब 75 है, इसमें मुझे प्राइम फैक्टर ही यूज़ करने, पर इसमें क्या करेंगे अभी तो देखना। 75 है, अब मुझे ट्री की शेप बनाना है, तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगी, ये 75 है, क्लियर। अब इसको, अब इसमें मैं कंपोजिट नंबर एक बार यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हम आगे इसको प्राइम में और कन्वर्ट कर देंगे लास्ट टाइम। कैसे होगा देखो, अब 75 है तो एक बार मैं क्या ले सकती हूँ, 5 का टेबल ले लूँ एक बार, क्योंकि 75 3 के टेबल में भी आता है। चलो 3 का टेबल ले लेते हैं, ले लिया 3। अब 3 के टेबल में 75 कितने टाइम आ रहे हैं, 25 टाइम, क्लियर। अब 25, अब फिर से 25 को कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा, कौन सा नेक्स्ट टेबल ले लेंगे हम, 5। अब 5 को मैं क्या कर दूंगी, अब 5 जो भी हम फैक्टर ले रहे हैं वो लेफ्ट में होने चाहिए, और यहाँ पर सब क्या राइट हैंड साइड में जितने टाइम आ रहा है, ये 3 के टेबल में 75 25 टाइम, फिर मैं इसको कर रही हूँ। अब 5 के टेबल में 25 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, तो ये कंप्लीट, क्लियर। अब इसमें देखना, अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए। अब मैं लास्ट में ये वाला भी अगर मैं करती हूँ तो लास्ट में 1 लिखना है, बट इसमें ट्री मेथड में आपको 1 वाला नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान है। इसमें जो फैक्टर आ गए डायरेक्ट, जैसे 3 5 और 5, ये तीनों फैक्टर हो गए। इसमें बस ये देखना है, जैसे 5 है, अब मैं 5 को 5 से करूँगी तो फिर वही 1 ही आने वाला है, तो एक तो 1 2 और 3 ये हो गया, तो ये तीनों क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 × 5 × 5। अगर आपको और इजीली बनाना हो, वैसे तो ये यहाँ तक स्टॉप करना है, आपको 1 तक लाना है नहीं, क्योंकि हमें ट्री की शेप देनी है। यहाँ पर हमें शेप किसकी देनी है, ट्री की देनी है, क्लियर। तो इस टाइप से आपको आगे मैं और भी क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कंटिन्यू करा दूँगी, ट्री मेथड और भी समझा दूँगी, ठीक है। तो और ट्री मेथड और बता दूँगी मैं आपको, क्लियर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 जो तुम्हारी चल रही है उसमें लेसन 3 का पार्ट 4 कंटिन्यू करूंगी। लास्ट क्लास में नोट्स बनाना सिखा दिया था। अब नेक्स्ट 5th मेथड लेते हैं हम, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सीविंग के बाद में जो प्रोसेस था सेडिमेंटेशन, इसकी हेडिंग लिखने को बोला था। आज इसमें नोट करते हैं कि अंडरलाइन कर दीजिएगा आप कौन सी डेफिनेशन है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड पार्टिकल एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन कंटेनर, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एंड प्योर वाटर रिमेन्स ओवर द लेयर ऑफ सेटल्स। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यहाँ तक आपको इसकी पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है, और जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको इसको नोट्स में नोट करना है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जब किसी मिक्सचर में सैंड पार्टिकल ऐड हो जाते हैं, मतलब ये कि जब किसी वाटर में सैंड पार्टिकल आ गए हैं, तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, उसको एक कंटेनर में रखो और उस कंटेनर को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब करो, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है उसको, ऐसे ही स्टेबल होने के लिए छोड़ दो। जैसे ही आप स्टेबिलिटी पे छोड़ोगे, थोड़े टाइम के बाद जो भी हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो पानी की लेयर होगी वो ऊपर ऊपर रहेगी। तो आप इजीली नीचे वाले पानी को बिना डिस्टर्ब किए ऊपर ऊपर वाले पानी को आप छान के उसको यूज़ कर सकते हो। उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है कि क्या कर रहा है ये। इसने यहाँ पर सारे सैंड पार्टिकल को सेटल डाउन होने दिया विदाउट डिस्टर्ब, और यहाँ पर पानी की जो लेयर है ऊपर वाला, तो उस पानी को बिना हिलाए धीरे धीरे करके हम निकाल सकते हैं। द वाटर कैन बी प्योर्ड जेंटली एंड इनटू द अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड लेयर। मतलब ये कि इस वाटर को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब इस सैंड लेयर को डिस्टर्ब किए, ज़्यादा हिलाना नहीं है, और धीरे धीरे इस पानी को पूरे दूसरे कंटेनर में पोर्ड कर देना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और बिना डिस्टर्ब के दूसरी चीज़ में वापस ट्रांसफर करना। एक में तो जमने के लिए रख दिया, सेटल डाउन किया, और बिना डिस्टर्ब के दूसरे कंटेनर में निकाल देना, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग ऑफ राइस और पल्सेस विथ वाटर। आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आपके घर में जब भी राइस और
पल्सेज या किसी भी चीज़ को हम वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद क्या करते हैं, हैवी पार्टिकल तो नीचे ही रह जाता है, पानी पानी ऊपर रहता है, तो हम धीरे धीरे से उसके पानी को निथार लेते हैं। तो वही चीज़ करनी है आपको, पहले उसको सेटल डाउन होना है, पहले उसको हाथ से वॉश कर देना है, वॉश करने के बाद वाटर को अलग निकाल देना है। यहाँ पे दे रखा है, ये वही है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये चीज़ बता रखी है कि कैसे एक मडी वाटर यानी पानी में अगर मड यानी मिट्टी जम गई है या मिट्टी घूम रही है तो उसको किस तरह से आप प्योर कर सकते हो। तो एक बार के लिए उसको स्टेबल रख दो, थोड़े टाइम के बाद जो मडी वाटर या मड जो होगा वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि मड के पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी होते हैं। हैवी चीज़ जो होती है वो नीचे वेट के कारण नीचे बैठ जाती है, जो लाइट सरफेस होगा वो सरफेस पर तैरता रहेगा। इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हो। मैं आपका 7 पॉइंट लेती हूँ, आप हेडिंग डालना। 7 पॉइंट क्या है, लोडिंग और कोएगुलेशन। हेडिंग डालने के बाद आप इसमें क्या नोट करोगे, ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर इन द रिवर और लेक इज मडी बिकॉज इट कंटेन वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल और क्ले सैंड विच डू नॉट सेटल इजीली। आपने देखा होगा आज अभी बारिश के दिनों में जो हमारे घर में पानी आता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मडी होता है। मडी यानी थोड़ा येलोइश और ग्रेइश दिखता है, एकदम कांच जैसा साफ पानी नहीं आता। तो वैसे तो हम फिल्टर करके यूज़ करते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा पानी खराब हो तो उसको हम प्योर करने के लिए आपको पता होगा इस एलम का यूज़ करते हैं। एलम सबने पता देखा होगा कभी ना कभी। एलम का मीनिंग होता है फिटकरी। घर में जब फिटकरी होती है उसको एक थ्रेड की हेल्प से बांध देते और उसको वाटर के कंटेनर में ऐसे गोल गोल 1 या 2 बार घुमाते हैं। तो क्या होता है कि बता देती हूँ मैं इसमें क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग। रिवर और लेक मडी वाटर पार्टिकल क्ले सैंड विच डू नॉट सेटल इजीली, मतलब ये कि वैसे तो ये मेथड यूज़फुल है, बट ये तभी यूज़फुल है जब हमारे पानी के अंदर कुछ हैवी पार्टिकल ऐड हुए। हैवी पार्टिकल हो गए तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, पर अगर लाइट पार्टिकल है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बारीक है जो पानी में घुल गई है और घुलने के बाद वो दिख भी नहीं रही है हमको, तो उस पानी में से अगर मिट्टी को अलग करना है तो हम एलम का यूज़ करते हैं। एलम कैसे वर्क करती है, When a chemical substance called alum is added to the water, मतलब एलम एक तरह से कैसे यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ। इसका नेक्स्ट पेज यहाँ पर दे रखा है कि एलम का यूज़ करने से आपका पानी साफ कैसे हो सकता है, आप वाटर को कैसे प्योर बना सकते हो। Muddy water alum attach itself to dirt particle makes them heavy and hence settle down easily। ये लाइन आपको लिखनी है, वहाँ से शुरू करनी है, जहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हो रहा है वहाँ से न्यू लाइन्स को आप लिख देना, अंडरलाइन कर दीजिए। मडी वाटर ऐसा पानी जिसमें मड है, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे पानी में जब एलम आप थ्रेड की हेल्प से आप घुमाते हो, जैसे ही थ्रेड की हेल्प से आप एलम को घुमाओगे वो एलम क्या करेगा, स्टिक हो जाएगा। मतलब ये कि एलम को जब आप घुमा रहे हो तो एलम ऐसा होता है जो दूसरे पार्टिकल को अपने ऊपर स्टिक कर देता है, जिससे रिएक्शन होता है और वो जो मड पार्टिकल है वो हैवी बन जाता है। मड पार्टिकल पहले बहुत लाइट वेट का था जिसकी वजह से वो पानी में घुल गया, तो घुलने के बाद वो क्या हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा है। एलम घुमाने से क्या होगा, एलम के साथ रिएक्ट करने से वो मड पार्टिकल जो थे वो हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। भारी हो जाने के कारण वो पानी में घूमेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे, हैवी पार्टिकल हमेशा सेटल हो जाता है नीचे। सेम एज यहाँ पे लिखा है मेक्स देम हैवी। एलम जो होता है वो मड या डर्ट पार्टिकल, गंदगी वाले कणों को भारी बना देता है, उसके साथ अटैच होकर उनको भारी बना देता है और भारी बनाने के बाद हैंड सेटल डाउन इजीली, वो इजीली नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल लाइक एलम इज कॉल्ड लोडिंग और कोएगुलेशन। आपको वहाँ से कुछ नहीं लिखना है, आपको खाली क्या लिखना है, लोडिंग और कोएगुलेशन। ये चीज़ लिखने के बाद आप यहाँ से इसको पूरा अंडरलाइन करो और इसको आपको नोट्स में लिखना है कि किस तरह से एलम मड पार्टिकल के साथ अटैच होता है, मड पार्टिकल को हैवी बना देता है, हैवी बनने के कारण वो नीचे जाके क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो एलम होगा तभी वाटर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। एलम इज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, ये लाइन भी आपको मेंशन करनी है कि एलम जो फिटकरी जिसको बोलते हैं वो एक क्या है, तो वो कोएगुलेटिंग एजेंट है। कोएगुलेटिंग का मीनिंग होता है किसी अदर पार्टिकल के साथ अटैच होकर उसको हैवी बना देना, उसके साथ कोएगुलेटेंट बना देना, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। अ फिल्टर, नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है उसको ले लेते हैं। टेक अ फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट इन अ फनल आफ्टर मेकिंग इट्स कोन, सेट अप द apparatus एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जैसे दे रखा है ये चीज़, ये डायग्राम दे रखा है ना,
स्टैंड लगा हुआ है, फनल है, इसको फनल बोलते हैं। ये जो है ना, ये फनल शेप का है, इसके अंदर लिक्विड को पोर करते हैं और यहाँ पर जो है वो बीकर है जिसमें वाटर फिल्टर होके आ रहा है। यहाँ पे फनल के अंदर हमने क्या सेट किया है, एक फिल्टर पेपर। यहाँ पे फिल्टर पेपर रख दिया है। अब किसी वाटर को हम या किसी इम्प्योर सब्सटेंस को हम इसमें पोर कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू रह जाएगा और नीचे जो निकलेगा वो क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस। कैसे होता है देखो, पोर द मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर। मतलब ये कि हमने उस पानी को उसके ऊपर डाला, अब जो सैंड और सॉइल पार्टिकल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, नीचे जो छन के जाएगा वो सिर्फ क्या होगा, वाटर। वॉट डू यू ऑब्जर्व, वॉट इज लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर। आपने क्या देखा और फिल्टर पेपर के बीच पीछे ऊपर क्या रह गया। वॉट पासेज थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट इन द बीकर। हैव यू now been able to separate the mixture of sand and water. Caution, do not let the water go over the top edge of the filter paper. हाँ, ये तो सीधी सी बात है। ये बोल रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे पानी डालना है। यहाँ पर जैसे चाय पत्ती में चाय, जैसे वो छन्नी में चाय छानते हैं ना, तो हम धीरे धीरे डालते हैं। ऐसा नहीं कि चाय पत्ती भर गई है तो भी चाय डाल रहे, वो बाहर निकलेगी। सेम यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फिल्टर पेपर पे रेत ज़्यादा आ गई है तो आपको पानी को धीरे धीरे पोर करना है, नहीं तो पूरा पानी बाहर आएगा और आपका पूरा एपेरेटस या आपका एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी से समझ जाओगे कि किस तरह से हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ के बाद इसके बाद यहाँ क्विक चेकअप दे रखा है, आप यहाँ से ढूंढ के ये क्वेश्चन फिलअप कर सकते हो और आपको ये फिलअप करने हैं। जब भी मुझे बुक और नोटबुक देखने का मौका मिलेगा, आपकी नोटबुक स्कूल में आएगी प्रॉपर चेक करवाने के लिए, तब मैं ये सारी चीज़ें देखूंगी। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं 8th स्टेप पढ़ाऊंगी आपको, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगी मैं, उसके बाद हम ये डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, अर्लीस्ट सिटीज़। ये आपकी हिस्ट्री का ही 4th चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आपको कंटिन्यू इसलिए पढ़ा रही हूँ, अभी तक मैं हिस्ट्री पढ़ा, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने अभी तक पॉलिटिकल नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो इस बुक का हम ये लेसन पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के जो भी चैप्टर होंगे उनको देखेंगे। ये कंटिन्यू पढ़ाने का मीन्स ये है कि ये चारों लेसन आपके रिलेटेड है, एक से एक जुड़े हुए हैं। आपने फर्स्ट लेसन को समझा, सेकेंड लेसन उससे रिलेटेड था, थर्ड भी उससे रिलेटेड, और नेक्स्ट 4th लेसन जो पढ़ रहे हैं वो भी पीछे के जो चैप्टर पढ़े अपन ने 3 चैप्टर, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अर्लीस्ट सिटीज़ यानी कि अब हम इसके अंदर हमने अर्लीस्ट सोसाइटीज़ पढ़ा, यानी कि प्रारंभिक समाज कैसे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पहले के जो शहर थे वो किस प्रकार के थे, कैसे बने हुए थे, कैसे उनके बारे में पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, कैसे एग्रीकल्चर करते थे। यानी कि बेस आपका वही है जो आपने 3 चैप्टर्स में लास्ट में पढ़ लिया था। द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन का हिंदी मीनिंग देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम सभ्यता। हमारी सभ्यताएं कैसी थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिविलाइजेशन? दे रखा है, आप सिविलाइजेशन से क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, civilization is a society, its culture and its way of life during a particular period of time or in a particular part of the world. अंडरलाइन करना आप यहाँ से, सिविलाइजेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए, डिक्शनरी का मीन्स क्या होता है? जो शब्दकोश है उसके अनुसार। सिविलाइजेशन इज सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या है? एक समाज है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति कैसी है, एंड इट्स वे ऑफ लाइफ, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी किस में? एक पर्टिकुलर समय के अंदर उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, कैसे उनकी संस्कृति थी, कैसा उनका समाज था, और इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अलावा भी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पर्टिकुलर किसी पार्ट के बारे में, यानी कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, अपन सलूम्बर के बारे में जानते हैं, सलूम्बर का समाज कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी, यहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका कैसा है, अभी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और पर्टिकुलर पार्ट का चाहे तो सलूम्बर, तो पर्टिकुलर हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन। यानी कि वहाँ की सभ्यताएं कैसी थी, वहाँ के नागरिक किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बट हाउ डिड द सोसाइटी फ्रॉम
When people started farming, they produced large quantities of grains, much more than what they could consume. देखो क्या दे रखा है, but how did this society, लेकिन समाज कैसे बना, ये तो हमने पता कर लिया कि सिविलाइजेशन क्या होता है, लेकिन समाज कैसे बना. When people started farming, हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ लिया था, नियोलिथिक पीरियड के अंदर और मेसोलिथिक पीरियड के अंदर लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर का जो वर्क था वो स्टार्ट कर दिया था. उसमें वीट और बार्ली उन्होंने सबसे फर्स्ट जो फसलें उत्पादित की थी. तो अब यहाँ पर ये दे रखा है, जब लोगों ने क्या किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया था, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन स्टार्ट कर दिया था. मच मोर देन वोट दे कुड कंज्यूम, लेकिन जितना उत्पादन करते थे उससे ज़्यादा वो कंज्यूम उपभोग भी करते थे. और साथ ही साथ उन्होंने एक नई चीज़ सीख ली थी, जो वो उत्पादन करते थे उसको उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सचेंज का माध्यम बना दिया था. यानी कि अब डेवलपमेंट यहाँ तक आ गया था कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी गांव में आप लोगों ने माइंड में कभी देखा हो या नहीं, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस करना कि जो लोग सब्जी बेचने के लिए आते हैं तो वो किराने की दुकान पर जाते हैं, सब्जी दे के जाते हैं, और गेहूँ या अनाज ऐसी कोई भी चीज़ लेके आते हैं, वो लेके जाते हैं और किराने का सामान लेके जाते हैं. तो सब्जी वाली भी आती है तो सब्जी लेके जाती है और उसके बदले में वो अनाज लेके जाती है. तो यानी कि उस समय पैसों का एक्सचेंज नहीं होता था. अब हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमको कोई भी चीज़ लेते पैसे देते हैं और वो चीज़ लेके आते हैं. लेकिन पहले पैसों का एक्सचेंज नहीं होता था. पहले किसका एक्सचेंज होता था, जो भी अनाज वो उत्पादित करते थे, जो भी ग्रेन्स उनके पास होता था, उसको एक्सचेंज करके वो अपने आवश्यकताओं की दूसरी वस्तुएं खरीदते थे. तो देखो क्या दे रखा है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज. क्या हो गया, अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब वो बदलना, एक चीज के बदले आपको दूसरी चीज लेनी है. पीपल हु एक्सेल्ड इन अदर फील्ड सच इज पॉटरी वीविंग, उसके अलावा भी ये लोग क्या काम करने लगे थे, वही पॉटरी वीविंग, सिलाई बुनाई, ये सारा हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, ये सारे काम भी वो करने लग गए. एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट फॉर ग्रेन्स, देखो दे रखा है यहाँ पर. अब उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना होता था या कुछ करना होता था तो वो किसका एक्सचेंज करते थे, ग्रेन्स. जो भी उनके पास अनाज अवेलेबल होता था, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, चावल हो, जो भी होता था वो उसको एक्सचेंज करके अपनी चीज़ों को लेते थे. दिस लेड टू इंटरडिपेंडेंस which eventually resulted in the development of society and civilization. इससे क्या प्रभाव पड़ा अंततः कि समाज का जो विकास था वो और अच्छे तरीके से होने लग गया और हमारी सभ्यता, हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो क्या हो गई, उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया. अब सारे लोग क्या हो गए थे, सभ्य हो गए थे, जिनको सभ्य नागरिक, सिविलाइज्ड पीपल जिनको कहा जा सकता है. The earliest cities of the Indian subcontinent emerged around 4,700 years ago in the region drained by Indus and its tributaries in the northwest. अब हमको इमर्ज का मतलब उभरना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कब उभर के आया था, कब हमको इन शहरों के बारे में पता चला था, तो क्या दे रखा है, 4,700 ईयर्स एगो. और कहाँ पर मिला था, ड्रेन बाय इंडस. इंडस एक नदी का नाम है, ठीक है. इंडस से ही अपने देश का नाम कह सकते हैं ना, हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, क्योंकि पारसी लोग पहले क्या बोलते थे, इंडस को वो जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता था वो क्या करते, जैसे सिंधी को हिंदी बोलते थे, हिंदी से हिंदुस्तान हुआ. तो यहाँ पर भी ये इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इंडस सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट. तो यहाँ पर हमको सबसे फर्स्ट जो सिटी हमको मिलती है वहाँ से मिलती है. फर्स्ट दे रखा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर आपको हिंदी में मेंशन करना हो तो इसका आप लिखोगे सिंधु घाटी सभ्यता. आफ्टर द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ, देखो क्या दे रखा है, जैसे ही लोगों का जीवन सेटल हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट इमर्ज बिटवीन 3000 BC and 1500 BC in the valley of the Indus river and its tributaries in the northwestern part of the Indian subcontinent. ये हमको कहाँ से मिली है, तो इंडस जो रिवर है, और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो उसकी सहायक, उसके आसपास की जगह सहायक नदियाँ कह सकते हैं, वहाँ से हमको कहाँ मिला है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिला. और कौन से ईयर में मिला है, 3000 BC से 1000 BC ही. वैली का मतलब होता है घाटी. ऑल्सो सेवरल साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड आउटसाइड द इंडस वैली, दे ऑल हैव अ कॉमन कल्चर. अब देखो क्या दे रखा है, यद्यपि हमको वहाँ से
बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन की जगह मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उनमें सबसे अच्छी बात क्या कह सकते हैं कि वहाँ का जो कल्चर है वो हमको क्या मिला, कॉमन। यानी कि क्या कह सकते हैं कि जिसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि जो वहाँ पर खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर कैटल्स की बोन मिली थी, जिससे हमको ये पता चलता है कि वहाँ पर सभी लोग कैटल्स का डोमेस्टिकेशंस करते थे। तो यहाँ पर भी ये लिख रखा है ऑल हैव अ कॉमन कल्चर, वहाँ के लोगों की जो संस्कृति थी वो क्या थी, कॉमन थी। Therefore, they are collectively known as Indus Valley Civilization, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। It spread over large part of northern and central India, Rajasthan, northwest India, Sindh and Balochistan. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappa Civilization. Underline कर देना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि हड़प्पा इज द नेम ऑफ फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड। जब खुदाई का जो काम हुआ था तो उसमें जो फर्स्ट जो सभ्यता हमको मिली थी, फर्स्ट जो साइट मिली थी, फर्स्ट जो जगह मिली थी, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, इंपोर्टेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर मिली, हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान के अंदर, मोहनजोदड़ो सिंध और पाकिस्तान, रोपर पंजाब के अंदर, लोथल रंगपुर एंड रोजदी गुजरात के अंदर, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हरियाणा, कोटदीजी अमरी एंड चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये जो कुछ नाम दे रखे हैं ये आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने भी हैं और इनको लर्न भी करने हैं। आप पॉइंट यही डालोगे, सबसे फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, एज अ नोट्स के रूप में सिविलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है वो आप मेंशन करोगे, और इसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स। ये क्या करना है, इसको खाली लर्न करना है, इसमें खाली ये बता रखा है कि कौन कौन सी साइट अपने को कहाँ से मिली हुई है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने टाउन प्लानिंग, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे वो उनका मकान कैसे था, उनके बाथरूम कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको करने के लिए कहा है वो आप मेंशन कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वस्तुओं के समूह बनाना, हमने अलग अलग वस्तुओं को हमने अलग अलग समूह में बांटा, अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुणों के बारे में। पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं जिनके आधार पर हमने अलग अलग उपयोग के आधार पर वस्तुओं को बनाया है। जैसे ग्लास आपने देखा होगा या तो धातु की होगी या कांच की होगी। रीज़न क्या है, कारण क्या है, ग्लास पानी को रोक लेता है, जो धातु होता है या कांच होता है पानी को रोक लेता है। अगर वही ग्लास अगर हम कपड़े से बनाएंगे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर निकल आएगा। तो यह उसका गुण था कि उसने पानी को रोका, इसलिए धातु से बना या कांच का बना। उसी प्रकार किचन के अंदर जो बर्तन उपयोग में ले रहे हैं उनका भी एक गुण होता है धातु का, जो उसको गर्मपन दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है ना। तो अगर वही बर्तन अगर हम कागज़ के बनाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो आज हम पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। दिखावट, पदार्थ की दिखावट क्या है, क्या उसमें चमक है या नहीं है। एक क्रियाकलाप आपके सामने देख रखी है, देखो धातु के टुकड़े को उनकी धुती देखने के लिए काटना। धातु की जो चीज़ होती है उसको क्या किया, काटा तो अंदर क्या निकला, चमक निकली, यानी कि चमकीले। तो धातु चमकीली होती, ये उसका गुण है। अगर उसी प्रकार हम किसी लकड़ी को भी काटेंगे तो क्या उसमें चमक निकलेगी, उसमें धुती होगी, तो शायद नहीं होगी। ठीक है ना। आप देखो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण हैं। ये सभी धातु है, क्यों, क्योंकि यह चमकीले होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कुछ धातुएं बहुधा चमक खो देती है, कुछ धातु ऐसी होती है जो अपनी चमक को खो देती है और धुतीहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। तो ऐसा उन पर वायु तथा नमी अभिक्रियाओं के कारण होता है। वायु या नमी के कारण उसके ऊपर होता है, उसको हम
काट कर ही अंदर देख सकते हैं चमकीली है या नहीं है। अगर वह चमकीली है इसका मतलब वह धातु है। कुछ धातु की पहचान हम कठोरता के आधार पर भी कर सकते हैं। यह धातु का गुण पदार्थ का गुण है। पहला गुण हमने देखा था दिखावट, चमकीली है या नहीं है, उसके आधार पर भी आप समूह बना सकते हैं कि ये चमकीली पदार्थ है, ये चमकीला पदार्थ नहीं है, दिखावट के आधार पर। अगला है कठोरता। अब कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जिनको आसानी से खरोचा जा सकता है। जैसे जब आप विभिन्न पदार्थ को अपने हाथों से दबाते तो उनमें से कुछ पदार्थ को दबाया, संपीड़ित करना मतलब दबाना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से दब जाते हैं और कुछ आसानी से दबते नहीं हैं। जो दब जाते हैं वह नर्म पदार्थ होते हैं और जो नहीं दबते हैं वह कठोर पदार्थ होते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को आप खरोचने का प्रयास कीजिए। धातु कीजिए, आप कौन कौन सी चीज़ ली आपने? लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर के टुकड़े, कील, मोमबत्ती, चौक, सभी पदार्थ ले लिया। अब उसको खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच दोगे, जैसे मोम है आसानी से खरोचा गया है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है उसको हम कोमल पदार्थ कहेंगे। जिसको आसानी से संपीड़ित दबाया जा सकता है या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है और कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई, स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। रुई और स्पंज कोमल है, नर्म है, आसानी से संपीड़ित दब रहा है, ठीक है ना, जबकि अन्य दूसरे जैसे लकड़ी कठोर होती है, दबाई नहीं जा सकती। तो दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष यानी कि खुरदरापन अथवा चिकना होना, ठीक है। अब देखो आप आगे विलय तथा अथवा अविलय। विलय का मतलब है पानी में घुल जाना, अविलय का मतलब पानी में नहीं घुलना। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, शक्कर, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने को एकत्रित कीजिए। आपने क्या क्या लिया? चीनी ली, नमक, चौक का पाउडर और रेत और लकड़ी का बुरादा। अब आप क्या करो, कांच के 5 गिलास ले लिए, 1 2 3 4 5, ताकि आपको अंदर क्या हो रहा है दिखे। प्रत्येक गिलास में लगभग 3/4 भाग जल डाल दीजिए। आपको उसके अंदर जल डाल देना, जैसे ये गिलास लिए ना, इन दोनों गिलास के अंदर जल ले। पहले ग्लास में कुछ मात्रा में चम्मच में शक्कर, दूसरे में नमक, इसी प्रकार अन्य पदार्थ आप उसके अंदर डाल दीजिए। आपने अलग अलग ग्लास लिए, पानी भर दिया, एक में चीनी, एक में नमक, एक में चौक का पाउडर, एक में रेत वगैरह डालकर उसको क्या करना है, हिलाना है और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या हुआ। जैसा कि देखो ये प्रयोग में दे रखा है आपके, एक इसी सारणी भी बना लीजिए। अब आप इसमें से पता लगा सकते हैं, जैसे पदार्थ आपने अलग डाला था, एक ग्लास के अंदर नमक, दूसरे में चीनी, तीसरे में बालू, चौक का पाउडर, लकड़ी का बुरादा। नमक क्या हुआ, जल में पूर्णतया लुप्त हो गया, हिलाने पर उसके अंदर घुल गया, आपको नमक दिखाई नहीं देगा। चीनी क्या होगी, घुल जाएगी, विलय हो गई पानी में। बालू नहीं होगी विलय, चौक का पाउडर, लकड़ी का बुरादा भी नहीं होगा। तो वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं विलय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते वह अविलय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलय हो गए, तो हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अलग अलग क्रिया भी कर सकते। तो आज आप खाली ये पदार्थ के गुण याद करना कि दिखावट के आधार पर, कठोरता और कोमलता के आधार पर, और जल में विलय और अविलय के आधार पर। गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने
सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। छठी संख्या के बारे में बात करें जो है भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या के बारे में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। वह संख्या जिसमें खुद का, एक का और अन्य संख्या का भाग जाता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या जिसके अंदर एक का भाग भी जाता है और उस संख्या खुद का भी जाता है। मान लो 5 है, 5 के अंदर 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। उसी तरह से देखो, 1 का भाग भी जाना चाहिए, खुद का भाग भी जाना चाहिए और अन्य संख्या का भी भाग जाना चाहिए। तो वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाज्य संख्या। वे संख्या है, वे संख्या जिसमें एक का, खुद का तथा अन्य संख्या का भाग पूरा जाता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ये संख्या जिसमें एक का भाग, खुद का भाग और अन्य संख्या का भाग जाता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अब सबसे पहले बता देता हूं, एक का गुणनफल ही नहीं सुना, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। जान ठीक है, आप क्या करोगे, एक के अंदर एक का भाग जाता है, एक के अंदर एक का भाग जाता है और खुद के स्वयं का भाग जाता है और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब एक ना तो भाज्य है या ना अभाज्य। ध्यान से देखना इधर। अब बात करते हैं अपन दूसरी संख्या लेंगे 2। देखो 2 के अंदर 2 एक का भाग जाता है और 2 का भाग भी जाता है। भाई 2 के अंदर एक का भाग जाता है और इस 2 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, पर 2 के अंदर क्या खुद का भाग जाता है? क्या नहीं जाता है। इसका मतलब ये 2 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 3 ले लो, 3 के अंदर देखो एक का जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 का भी जाता है, इसके अंदर जाता है 3 के अंदर। फिर अन्य संख्या का भाग जाता है, इसका मतलब 3 भी नहीं। तो इसका मतलब देखो 4 डिग्री 4 के अंदर आपको नजर आएगा 2 का भाग भी जाता है। देखो इधर सबसे पहले 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 4 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, 4 के अंदर 2 का भाग भी जाता है। इस 4 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, इस 4 के अंदर 4 का भाग भी जा रहा है, इस 4 के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, अन्य संख्या का भाग। यानी देखो 1 का भाग भी जाता है, स्वयं का भाग भी जा रहा है 4 के अंदर 4 का भाग और किसी अन्य संख्या जैसे 2, इस 2 का भाग भी 4 के अंदर जा रहा है पूरा। इसका मतलब ये 4 क्या हो गई? भाज्य संख्या। उसी प्रकार देखो 5 नहीं है, 5 के अंदर 5 का भाग ही जाता है और 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते 6 आता है। क्या आता है? 6 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का बहुत सारी संख्या है। यानी 4, 6, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8। ये क्या हो जाती है? सभी क्या संख्या हो जाती है? 4, 6, 8, 9 क्या है? भाज्य संख्या है। देखो 9 के अंदर आप किसका भाग दो? ध्यान से देखो 9 के अंदर में 1 का भाग देता जाता है, 9 के अंदर में 3 का भाग देता तो भी जाता है और 9 के अंदर 9 का भाग लगाता तो भी जाता है। यानी 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 10 भी क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 के अंदर 1 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है। ये हो गई भाज्य संख्या। अब इसके अंदर देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? जिसके अंदर 2 का भाग, जिसके अंदर खुद का भाग, 1 का भाग और अन्य संख्या का भाग भी जाता है। देखो 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। ध्यान में रखना आप, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। उसी प्रकार अपन बात करते हैं, हम 7वीं संख्या की बात करते हैं, अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य
संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है कि वे संख्या जिसमें एक का खुद का तथा अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा मिल जाता है। ऐसे नहीं, वापस सुनना पड़ेगा सब। वे संख्या जिसमें एक का भाग हो जाता है और खुद का भाग भी जाता है, परंतु किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ये ध्यान रखना, ये दो इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वे संख्या जिसमें एक का खुद का भाग पूरा जाता है तथा अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें एक का भाग खुद का भाग पूरा जाता है और अन्य संख्या का भाग तथा अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, वह होती है अभाज्य संख्या। जैसे देखो, अब मैंने आपको पहले बताया एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। अब बात करते हैं दो से शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं? दो से। देखो तो दो क्या है, ध्यान से देखना। दो, अब दो के अंदर देखो एक का भाग करता है, दो के अंदर दो का भाग करता है और दो के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग करता है क्या? नहीं। इसका मतलब दो क्या है? अभाज्य संख्या। उसी प्रकार तीन देखो, तीन के अंदर एक का भाग करता है, तीन का भाग करता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं करता है। इसका मतलब तीन क्या है? अभाज्य संख्या। उसी प्रकार चार भाज्य संख्या होगी क्योंकि चार के अंदर दो का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और दो का भाग भी जाता है। ठीक है, इधर तो उसी प्रकार पांच देखना आगे, पांच के अंदर पांच का भाग जाता है, एक का भाग जाता है और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसके अंदर सबसे छोटी, ध्यान से देखना, सबसे छोटी क्या लिखूं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? दो। क्या हो जाएगी? दो। ध्यान से देखना, ये आपके पास टॉपिक में मैंने बताया वे संख्या जिसमें एक का भाग खुद का भाग अन्य का भाग जाता है पूरा वो होगी भाज्य संख्या। वे संख्या जिसमें एक का भाग खुद का भाग पूरा जाता है परंतु अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, वे होती है अभाज्य संख्या। उसी कड़ी में अपन आगे देखते हैं, एक संख्या रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पांच एक यूनिट का टॉपिक की बारे में देखेंगे आपके लिए। ठीक है, ये दो सातों सात संख्या के बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी। अब बता रहा हूँ संख्या रेखा के बारे में देखने ध्यान से। संख्या रेखा के बारे में ध्यान से बता रहा हूँ, समझना होगा कि अच्छा है। ये आपकी संख्या रेखा होती है। ठीक है, आप पांचवी में आपने देखी थी परंतु सिक्स में बता रहा हूँ। सेंटर में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और सेंटर की दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड प्लस की संख्या होती है, इधर चलती रहती है अनंत चलती है, और इधर जो होती है वो माइनस की संख्या होती है। क्या होती है? माइनस की। हमेशा ध्यान रखना, संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है और संख्या रेखा के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि इधर जो संख्या बढ़ती है इधर क्या होता है? बढ़ते क्रम में बढ़ती है, इधर बढ़ता ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना। और इधर क्या होता है? घटते क्रम में होता है। क्या होता है? घटते क्रम में। जैसे मैं कहूँ कि -5 से -4 बड़े हैं, -4 से -3 बड़े हैं, -3 से -2 बड़े हैं, -2 से 1 बड़ा है, 1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 इधर क्या छोटा? 1 से 0 छोटा है, 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है। सपोज इधर क्या -2 और -1, इसके अंदर आपको चिन्ह लगाना है, छोटा बड़ा बराबर वाला। ये आपको क्या करता है? मैंने क्या बोला? जो मुंह बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जो मुंह छोटा होगा
वो संख्या छोटी हुई। अब आपको पता होना चाहिए -2 यानी बढ़ते क्रम में इधर बढ़ रहा है, देखो बढ़ते क्रम में इधर बढ़ रहा है, -2 से -1 बढ़ा है तो ये -1, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगी अपनी संख्या रेखा। अब देखो मैंने आपको संख्या के बारे में बता दिया, आपको सभी संख्याओं को पढ़ना है, लर्निंग करना है, याद करना है, और ये होगी संख्या रेखा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे परवर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में जानते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपना लेसन चल रहा है आर्केड खाद्य संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय से जो व्यक्ति जो थे वो अपना खाद्य शिकार के माध्यम से, आखेट के माध्यम से, है ना, उस प्रकार से वो इकट्ठा करते थे। पिछले वीडियो में अपन ने जैसे कि पढ़ा था पूरा पाषाण युग के बारे में भी पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में अपने आया था कि बदलती हुई जलवायु, यानी कि जो जलवायु जो थी उस समय की, है ना, वो बदलती गई थी। जलवायु बदलने के बाद क्या हुआ कि मौसम में परिवर्तन होने लगा और वहाँ पर क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर घास के मैदान बनने लगे थे। घास के मैदान बनने के साथ में क्या हुआ कि वहाँ पर मवेशियों की है, जानवरों की है तादाद बढ़ने लगे थे। ये चीज़ें हालांकि अपन ने पढ़ ली है, पर फिर भी मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में वापस आ जाए कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था। तो इन मवेशियों की तादाद क्या हो गई, बढ़ने लग गई थी, है ना। इनके बढ़ने के साथ साथ में क्या हुआ कि वो जो घास के मैदान थे वो लोग उसको चारे के रूप में अपना खाद्य बनाते थे। बहुत सारे पशु हो गए थे। अब जो लोग शिकारी हुआ करते थे, जो आखेटक जो थे, वो क्या करते थे कि उनके उन जानवरों के पीछे पीछे वो भी वहाँ पर आ जाते थे, वहाँ पर वो भी आ गए थे। उस प्रकार से क्या हुआ कि उनकी संख्या जानवरों की बढ़ने लग गई थी और उनका जो भोजन का जो माध्यम हुआ करता था वो भी क्या हुआ, वो बढ़ गया था। फिर आता है इनके जानवरों के बारे में, प्रजनन के बारे में भी उनको जानकारियाँ होने लग गई थी। अब क्या आता है, उसके बाद में आता है खेती एवं पशुपालन। अब जो शिकार के माध्यम से वो लोग इनके पीछे पीछे आ जाया करते थे, फिर ये क्या करते हैं, उन पशुओं को पकड़ लेते थे। पकड़ करके धीरे धीरे उनको ये अपने हिसाब से इनका चारा पानी करते थे, खिलाते पिलाते थे। तो वो जानवर क्या हो गए, इनके धीरे धीरे पालतू बनने लग गए थे। अब धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि उस समय जो गर्मी होती, उसके बाद में फिर बारिश होती, फिर वापस सर्दी की ऋतु आती, तो उसमें क्या होते हैं कि जैसे गेहूँ है, जौ है, धान है, इनके जो बीज कई अपने आप उग जाते थे पौधे, वहाँ पर वो पौधे अपने आप निकल जाया करते थे। अब कुछ समय के पश्चात जब वो पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते तो वो लोग क्या करते थे कि उसकी पहचान करते कि ये क्या चीज़ है, उन बीजों की। फिर धीरे धीरे बहुत सारे, एक बीज नीचे गिरा, उसका पौधा बिना, फिर बना, इस प्रकार करते करते बहुत सारे पौधे निकल आते थे और वो पूरा जो है वो खेत नुमा एक बन जाता था, पूरा का पूरा फसल पक जाती थी, वैसा वहाँ पे हो जाता था। तो उन्होंने क्या करा, स्त्री पुरुषों ने फिर उसको बटोरना शुरू कर दिया। उन गेहूं को दानों को है, जौ के दानों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे खेती करना भी सीख गए थे। इसी प्रकार से जानवरों को भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया था, वो भी वहाँ आने लग गए थे। फिर इसके आगे है, सबसे पहले उन्होंने जो जानवर पाला था वो कुत्ता था। कुत्ते के बारे में अपन जानते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो वो क्या करता था कि उन लोगों की भी, जंगली जानवरों से सुरक्षा करता था और उनके जो पशु जो थे उन्होंने पाल रखे थे, उनकी भी वो रक्षा किया करते थे। इसलिए सबसे पहले उसको उन्होंने पाला। इसके बाद में अपने आया था बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया था। लोग क्या करते थे, पौधा भी जो होता था, जैसे कि किसी भी फसल का पौधा वगैरह होता था तो उसको क्या करते थे, उसकी पहचान करते थे। उसका बीज दाना बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना, तो उस पौधे को उस बीज को वो इकट्ठा किया करते थे और समय आने पर उसको डालते थे, है ना। फिर वो उसकी भी पहचान करते थे कि भाई किस बीज का पौधा जो निकलेगा उसका डंठल जो होगा, यानी कि उस पौधे का जो तने वाला भाग जो होगा वो भाग मजबूत होना चाहिए। अगर वो भाग मजबूत होगा तो ही वो पौधा जो है उन बीजों का वजन वहन कर सकता है। अगर वो
पौधा अगर कमज़ोर हुआ, बीज अगर भारी हुआ तो वो क्या होगा, उस पौधा नष्ट हो जाएगा। तो वो इस प्रकार से भी पहचान करते थे। और वापस वो क्या, अगर अच्छी किस्म का बीज होगा तो उसको भंडारण के लिए यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है। उसी प्रकार से जानवरों के बारे में भी वो ऐसे ही करते थे कि भाई जानवर जो भी हुआ करते थे वो अच्छी नस्ल के होते थे, उनको वो पालते थे, जैसे कि वो अच्छा दूध दे सके, उनसे अच्छा मांस मिल सके ना, उनके खाद्य यानी कि भोजन का उत्पादन जो बनता था वो उन ऐसे जानवरों को पहचान करके उनको पालते थे। इसी प्रकार से एक नवीन जीवन शैली धीरे धीरे इस प्रकार कार्य करते करते उनकी एक जीवन की जो थी वो नवीन शैली आ गई थी। अब उन्होंने क्या करा कि जैसे जैसे वो पौधे को वो उगाते थे ना, तो उसमें क्या किसी भी अपन भी प्रयोग करके अगर इस चीज़ को देखें, किसी भी पौधे को अपन ज़मीन के अंदर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उस पौधे को निकलने में, उसको विकसित होने के अंदर कुछ समय लगता है। जैसे कि पौधा आया है, उसको बाहर निकले में, बड़ा होने में उसको समय लगता है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति जो रहा करते थे उनको 1 साल 2 साल या कुछ महीने कुछ दिन लग जाते थे, एक ही स्थान पर रहा करते थे। ये अपने पीछे क्वेश्चन भी है कि उस समय जो व्यक्ति हुआ करते थे वो एक स्थान पर ज़्यादा समय के लिए क्यों रहते थे। वो इसलिए रहते थे क्योंकि पौधे को विकसित होने में कुछ समय लगता था, जैसे कुछ दिन भी लग सकते थे, कुछ महीने भी लगते थे, कुछ साल भी लग जाते थे। इसलिए उन लोगों को उन पौधों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक स्थान पर रहना आवश्यक होता था। उससे लेकर ये भी था कि जैसे कि उस बीज को बोने से लेकर के यानी कि काटने तक में उतने समय के अंदर, जैसे बीजों को बोते हैं उसमें अपने को सिंचाई भी करनी पड़ती है, उसकी खरपतवार यानी कि घास फूस ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको भी अपने को हटाना पड़ता है ना। तो उसके लिए सिंचाई के लिए और उनके पक्षियों एवं पशुओं से, जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए भी उन लोगों को उस समय तक वहाँ पर रहना पड़ता था। इसी के बाद में भोजन के बाद में बीजों का भंडारण भी करना पड़ता था, बीजों को सुरक्षित भी रखना पड़ता था कि बीज कितने समय तक सुरक्षित रख सके, यानी कि अगले वर्ष तक, यानी कि दोबारा फसल जब आती है उस समय तक उन बीजों को सुरक्षित रखना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, इसमें कुछ इलाकों के अंदर वो लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाते थे, बड़ी बड़ी जैसे कि ये टोकरियाँ बनाते थे, उसके अंदर उन धान को वो सुरक्षित रखते थे। बहुत से तो ऐसे भी थे जो कि ज़मीन के अंदर पूरा गड्ढा खोद करके भी रखते थे, जिससे कि अपने धान की सुरक्षा कर सके, उनको कीड़े नहीं लगे, इस प्रकार से वो रक्षा करते थे। फिर था अपने चलते फिरते जानवर यानी कि खाद्य भंडार। वो उन लोगों के लिए जो चलते फिरते जानवर भी हुआ करते थे, वो भी क्या करते थे, उनके लिए खाद्य भंडार बनते थे, यानी कि खाने के काम में आते थे। अब जानवरों को वो लोग पालते थे तो जानवर क्या है, घूमते फिरते रहते हैं, घूम फिर के भी अपना पेट भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको सब चीज़ें ला कर के वहाँ रखेंगे, वो फिर वो खाएंगे अपना पेट भरेंगे, ऐसा नहीं है। जानवर क्या होते हैं, जंगल में घूमने वाले होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना पेट भर के पुनः वापस आ सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, जानवरों की संख्या बढ़ोतरी होती रहती है। उनकी अगर अपन अच्छी देखभाल करेंगे, अच्छा रखेंगे तो उन जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि क्या है, उनसे उनको दूध भी मिलता है और उनसे उनको मांस भी मिलता है, तो वो उनके खाद्य भंडार के रूप में काम आते हैं। फिर अपना आगे आता है अपने आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। देखो, आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में किस प्रकार से पता लगा। अपन ने मानचित्र नंबर 2 पेज नंबर 13 पे है, मानचित्र नंबर 2 देखिए। अब इसके अंदर जो ये नीले रंग के जो बने हुए हैं, नीले रंग के जो वर्ग टाइप जो बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है, सभी कृषकों एवं पशुपालकों के अवशेष वैज्ञानिकों को मिले हैं इन चारों जगह पे। जैसे कि ये बुर्ज होम है, ये अभी अपने उत्तरी कश्मीर के अंदर है, उत्तर के भाग में है। फिर अपने जो मेहरगढ़ है ये गुजरात में है, पश्चिमी भाग के अंदर है। और इसी प्रकार से ये दाऊजिल हार्डिंग है, ये पूर्वी भाग में है, दक्षिणी भाग में भी हमको इनके अवशेष मिले हैं। तो इसमें जैसे कि इनके मिले कैसे हैं, वहाँ पर जो कृषक हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे, तो वहाँ पे वो जानवर जो थे उनके अवशेष मिले थे।
उनकी हड्डियाँ मिली थी, है ना, उनकी जैसे कि उनकी चर्म मिली थी, उसमें जले हुए बहुत सारे अंश मिले थे, पौधे भी जले हुए पौधे भी मिले थे और जले हुए बीज भी वहाँ पर अपने को अवशेष में प्राप्त हुए थे, इनका अध्ययन वैज्ञानिकों ने उस समय किया था और पता लगाया था कि इन जगह के यहाँ पर है जो प्राचीन समय के जो आरंभिक मानव हुआ करते थे उनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो कि आधुनिक अभी कश्मीर के अंदर है और पशुपालकों की बस्तियां भी वहीं थी। इसे जांचने के लिए खुदाई में मिले हुए, जैसे मैंने अभी बताया था, पौधे के बीज जो थे वो जले हुए मिले थे, उनकी राख वहाँ पर उनको मिली थी, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया था। इसी प्रकार से वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान भी करते थे। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, यानी कि जिसका उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। फिर आता है स्थायी जीवन की ओर, यानी कि उन लोगों का जीवन जो था वो स्थायी भी हुआ करता था। उस समय खोज पुरातत्वविदों को जिन्होंने खोज की थी उसमें उनको बहुत सारी झोपड़ियाँ भी मिली, उन लोगों के घर भी मिले थे। तो वो घर ऐसे हुआ करते थे जैसे कि वो गड्ढे खोद करके अपना घर बनाया गया, जैसे अपन अपनी भाषा में अभी अपन कहते हैं कि जैसे कि अंडरग्राउंड बनाया गया है, मकान अपना बना हुआ है और उसके नीचे के तल के हिस्से में जो भाग बनाते थे वो कहलाता था उस समय घर्तवास कहलाता था। ये आपके प्रश्न बनता है कि घर्तवास से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न, घर्तवास से क्या तात्पर्य है, कि भाई घर्तवास क्या है, ये आपका प्रश्न बनता है। इसका आंसर आपको लिखना है कि भाई जो प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके मकान जो बनाते थे उनको घर्तवास का नाम दिया गया था। उसी प्रकार से उसमें क्या करते थे कि नीचे उतरने के लिए वो उन मकानों में सीढ़ियाँ बनाया करते थे, तो सीढ़ियों की सहायता से वो नीचे उतरते थे और उसी मकान के अंदर वो अपने दोनों हिस्सों में क्या करते थे कि आग जलाने की सुविधा भी रखते थे। तो भाई इधर भी आग जलती थी, इधर भी आग जलती थी, तो वो आग जो थी उनकी ठंड से भी उनकी रक्षा करती थी और वो भोजन भी बना सकते थे। कभी इस तरफ कोई समस्या हुई तो वो उस तरफ उपयोग में ले सकते थे, उधर अगर किसी प्रकार की समस्या होती तो वो इधर आकर के अपना कार्य कर सकते थे। अब अगला जो चैप्टर है अपन, जो टॉपिक है अपना, वो अपन अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।